नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना आरडी सर स्वागत करता हूं रेप्लिकॉन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपने पिछली क्लास में बात कर लिया था ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, जिसके थ्रू अपने पास पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल बनते हैं। एक ग्लूकोज से दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनेंगे जो आगे एंटर करते हैं लिंक रिएक्शन में। लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कंप्लीट होती है और लिंक रिएक्शन में अपने पास दो NADH2 का फॉर्मेशन होगा। देखो, जो अपने पास पायरुवेट बना था वो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट था और उसका आगे ऑक्सीडेशन होगा किसमें? लिंक रिएक्शन के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और एसिटाइल कोएंजाइम ए आगे एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल के बारे में। ये दोनों साइकिल क्या हैं, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन लिंक रिएक्शन के बारे में। देखो, जो लिंक रिएक्शन है इसमें क्या होता है, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया एक डाइमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसलिए मान लो ये कोई माइटोकॉन्ड्रिया है। इसमें क्या होगा, जो पायरुवेट बना था अपने पास, ग्लाइकोलाइसिस में जो पायरुवेट बना था वो किस में चेंज होगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनने में अपने पास एक कोएंजाइम ए यूज होगा, ठीक है, और अपने पास एक CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और दो NAD प्लस चेंज हो गए किसमें? NADH में। यहां तक ठीक है। पायरुवेट चेंज होगा किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और किसकी प्रेजेंस में? कोएंजाइम ए, और अपने पास एक CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और दो NADH अपने को यहाँ प्राप्त होंगे। देखो, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स अपने को काम में आएगा जिसका नाम है PDH कॉम्प्लेक्स, जिसकी फुल फॉर्म बताऊं मैं आपको। इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन देता हूं। PDH कॉम्प्लेक्स में तीन एंजाइम इन्वॉल्व रहते हैं, जिसमें E1, E2 और E3। जो PDH कॉम्प्लेक्स है उसमें क्या होगा, जो पहला एंजाइम है उसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। दूसरा एंजाइम है डाइहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट। तीसरा जो एंजाइम है अपने पास यहाँ पे उसका नाम है डाइहाइड्रो ट्रांस एसिटाइलेज। ये तीन एंजाइम यहाँ पे PDH कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होते हैं, जो पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज करते हैं। लेकिन ज़्यादा इसको अपन डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि फिर काफ़ी डीपली हो जाएगा। इसलिए आपको इतना ध्यान रखना है कि जो PDH कॉम्प्लेक्स है उसका काम क्या है। PDH कॉम्प्लेक्स लिंक रिएक्शन में काम करता है, और PDH कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में पायरुवेट एंजाइम किस में चेंज होगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। देखो, जो एसिटाइल कोएंजाइम अपने पास बनता है ये काम आएगा अपने पास क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में से आगे स्टार्ट होगा। तो आगे अपन बात करेंगे क्रेब्स साइकिल के बारे में। देखो, जो क्रेब्स साइकिल है इसकी खोज क्रेब्स नामक एक साइंटिस्ट ने की, और उन्होंने जो पिजन है उसकी जो बोन मेरो है उसमें इसकी डिस्कवरी हुई।
इस साइकिल को अपन सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलेंगे। इसका रीजन ये है कि जो अपने पास क्रेब्स साइकिल में जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा अपने पास सिट्रिक एसिड, और सिट्रिक एसिड एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है जिसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको 3 कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी अपन बोलेंगे। देखो आगे इसके बारे में देखते हैं कि कैसे क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होता है, कैसे एसिटाइल कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन होगा आगे, और कितने एटीपी और एनएडीएच अपने को यहाँ मिलने वाले हैं। देखो क्रेब्स साइकिल जो है वो स्टार्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए से। तो स्टार्ट करते हैं क्रेब्स साइकिल को। देखो एसिटाइल कोएंजाइम में क्या करेगा, ये H2 की प्रेजेंस में कोएंजाइम में रिलीज हो जाएगा और यहां पे बनेगा अपने पास फर्स्ट प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड। ठीक है, अपने पास क्या बन गया, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड आगे चेंज होकर क्या बनाएगा, सिस एकोनिटिक एसिड, और यहां पे अपने पास जो है वो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल प्राप्त होता है जिसका नाम है सिस एकोनिटिक एसिड। सिट्रिक एसिड से आगे अपने पास एक एंजाइम आएगा एकोनिटेज। सिट्रिक एसिड से एकोनिटेज एंजाइम सिट्रिक एसिड को किस में चेंज करेगा, सिस एकोनिटिक एसिड, और यहां पे एक H2 का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। ठीक, सिस एकोनिटिक एसिड जो है वो आगे चेंज होगा किसमें, आइसोसिट्रिक एसिड में। और यहां जो एंजाइम अपने पास काम में आएगा उसका नाम है सिस एकोनिटेज। सॉरी थोड़ा ये आएगा नहीं यहाँ पे, सिस एकोनिटिक एसिड जो है सिस एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में आइसोसिट्रिक एसिड में चेंज हो जाएगा। इससे आगे मैं बात करूं आइसोसिट्रिक एसिड से, तो आइसोसिट्रिक एसिड जो है वो चेंज होगा किसमें, एल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में। देखो ये किस प्रकार से चेंज होगा इसके बारे में भी अपन देखेंगे। आइसोसिट्रिक एसिड जो है वो आगे चेंज होगा एल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। आप यहाँ पे एक H2 का यूटिलाइजेशन होगा, ये लिख लेना आप, है ना, आपसे मेरे से छूट गया ही, यहाँ पे लिख लेना आप H2। ठीक है, H2 का इसमें यूटिलाइजेशन होगा, एक H2 का मॉलिक्यूल अपन यूज करेंगे और सिस एकोनिटिक एसिड से अपने पास बनेगा आइसोसिट्रिक एसिड। अब एल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड अपने पास बनता है तो यहाँ पे अपने पास आइसोसिट्रिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का अपन यूज करेंगे जिसको शॉर्ट में IDH बोलेंगे। इसकी फुल फॉर्म होगी आइसोसिट्रिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। और यहाँ पे देखो आप एक CO2 का मॉलिक्यूल निकलेगा और इसके साथ ही
दो NAD प्लस के मॉलिक्यूल NADH में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसका रिडक्शन होगा और NADH अपने पास यहाँ बनता है। ये तो बात हो गई अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड की। इससे आगे मैं बात करूं, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड चेंज होगा किसमें? सक्सिनाइल। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड चेंज होगा किसमें? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। देखो आपको मैं यहां पे एक चीज बताता हूं, ये जो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड से पहले ये जो स्टेप है, यहां पे एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड। यहां पे लिख लेना आप नोट लगा के, ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड, और ऐसे इसको शॉर्ट में अपन लिखेंगे। इसकी फुल फॉर्म आप लिख लेना ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड। देखो ये जो कंपाउंड है ये क्या करेगा, जब आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बनेगा उसके बीच में ये कुछ समय के लिए ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड बनेगा किससे? आइसोसिट्रिक एसिड से। और कुछ टाइम बाद ये अनस्टेबल हो जाता है और ये किस में चेंज हो जाएगा? अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में। एक तरीके से बात करूं तो ये अनस्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। अब अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से अपने पास बनेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, और यहां पर भी अपने पास दो NAD प्लस से दो NADH के मॉलिक्यूल अपने पास यहां पे बनते हैं। और जब अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है, जब ये चेंज होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, तो आपको यहां पे दिख रहा होगा कि जो कोएंजाइम ए है ये किस में ऐड हो जाएगा? सक्सिनाइल में। इसलिए अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में ये कोएंजाइम में नहीं होता, क्योंकि अपने पास जो एसिटाइल कोएंजाइम में बना था उससे जब साइकिल स्टार्ट हुआ था तब भी अपने पास कोएंजाइम में रिलीज हो गया था। तो इसलिए यहाँ पे एक कोएंजाइम अपन ए यूज करेंगे। और देखो आप इस बात को ध्यान रखना, जो अपने पास जो प्रोडक्ट बना था सिट्रिक एसिड, वो 6 कार्बन का था। ये भी 6 कार्बन का होगा, ठीक है, ये भी 6 कार्बन का होगा। लेकिन आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बनेगा उस टाइम पे अपने पास एक CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया था। तो 6 कार्बन में से एक कार्बन CO2 की फॉर्म में रिलीज हो गया, तो अपने पास जो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है वो बनेगा 5 कार्बन का, ठीक है। इसके आगे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, यहां पर भी अपने पास एक CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और इसके रिलीज होने के बाद जो सक्सिनाइल कोएंजाइम है वो अपने पास कितने कार्बन का बन जाएगा? ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल रह जाएगा, क्योंकि 5 कार्बन का अपने पास अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड था। उससे आगे एक CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और अपने पास बच जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम में 4 कार्बन का। और देखो जो यहाँ पे एंजाइम है वो आएगा कीटोग्लूटामेरिक डिहाइड्रोजिनेज, कीटोग्लूटामेरिक डिहाइड्रोजिनेज, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे अपन KDH। यहां तक ठीक है। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से आगे बनेगा सक्सेनिक एसिड। ये सक्सेनिक एसिड देखो, सक्सेनिक एसिड जो है वो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से बनेगा। इसी बीच अपने पास यहां पे बनेंगे एक GTP या ATP का फॉर्मेशन अपने पास यहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। यहां पे जो एंजाइम है वो आएगा सक्सिनिल थायोकाइनेज। सक्सिनिल थायोकाइनेज जो एंजाइम है वो चेंज करेगा किसको? सक्सिनाइल को एंजाइम को सक्सिनिक एसिड में। और यहां पे अपने पास 2 ADP किस में चेंज होगा?
2 एटीपी में अपने पास 2 एटीपी चेंज हो जाएगा। और सक्सिनिक एसिड के बाद बनेगा फ्यूमेरिक एसिड। आप इसको लिख लो फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है। अब सक्सिनिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड बीच में कौन सा एंजाइम आएगा जो सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में चेंज करेगा? देखो इसमें जो एंजाइम है वो आएगा सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज। तो आप इसको HDH शॉर्ट में लिख सकते हो, KDH की तरह इसको HDH लिख सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज। और यहां पे अपने पास जो है वो दो FADH2 के मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं, किससे? FAD प्लस से। FAD प्लस का रिडक्शन होकर क्या बनेगा अपने पास? FADH2। फ्यूमेरिक एसिड से आगे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? वो बनेगा मेलिक एसिड, ठीक है। फ्यूमेरिक एसिड से जो मेलिक एसिड बनेगा उसमें अपने पास क्या होगा कि 2 NADH के मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे और यहां पे जो एंजाइम है वो आएगा अपने पास मेलिक डिहाइड्रोजिनेज। तो आप यहां पे लिख लो मेलिक डिहाइड्रोजिनेज, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे अपन MDH। और यहां पे 2 NAD प्लस चेंज हो जाएंगे किसमें? 2 NADH2, ठीक है। मेलिक एसिड आगे चेंज होगा ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में। ऑक्जेलोएसिटिक एसिड ये आगे वापस किस में बन जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम में। देखो जो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बनता है वो एसिटाइल कोएंजाइम में जाएगा। एसिटाइल कोएंजाइम और ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड मिलकर क्या बनाएंगे? वापस से सिट्रिक एसिड। तो ये सर्कल वापस अपने पास यहां देखने को मिलेगा और ये रीजनरेट हो जाएगा किसमें? सिट्रिक एसिड में, ठीक है। सॉरी एक बार इसमें आप चेंज करना थोड़ा बहुत, देखो ये जो अपन ने ये स्टेप यहाँ पे गलत कर दिया थोड़ा। देखो जो फ्यूमेरिक एसिड है वो फ्यूमेरेज एंजाइम की हेल्प से मेलिक एसिड में चेंज होगा और अपने पास यहाँ पे एंजाइम आएगा मेलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, जो मेलिक एसिड को चेंज करेगा ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में, ठीक है। सिट्रिक एसिड से अपने पास एक H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा, सिस एकोनिटिक एसिड बनेगा। सिस एकोनिटिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड और अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड, फिर बनेगा फ्यूमेरिक एसिड, फिर बनेगा मेलिक और लास्ट में बनेगा अपने पास ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। देखो ये जो सक्सिनिक एसिड वाला जो पार्ट है वहां से लेकर ऑक्जेलोएसिटिक एसिड तक ये सभी 4 कार्बन के मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। क्योंकि जो अपने पास फर्स्ट प्रोडक्ट बना था वो था सिट्रिक एसिड, जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था। लेकिन अपने पास पूरे सिट्रिक एसिड साइकिल में अपने पास 2 CO2 के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। अब मैं इसकी एनर्जी प्रोफाइल की बात करूं कि कितने NADH अपने को मिलते हैं, कितने ATP अपने पास यहाँ पे कंज्यूम होते हैं, उसके बारे में देखूं तो देखो आप एक बार यहीं पे देख ले कि एक तो H2 का मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज हुआ, ठीक है। 2 CO2 का मॉलिक्यूल अपने पास यहाँ पे रिलीज होते हैं। समझ में आ गया आपको? एक H2O का मॉलिक्यूल, 2 CO2 के मॉलिक्यूल। अब अपन बात करेंगे NADH की। देखो इधर से स्टार्ट करेंगे अपन। प्रथम जो NADH2 है अपने पास
वो बना था कहाँ पे, आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में। तो 2 NADH2 यहाँ पे, 2, और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में 2 यहाँ पे बनेंगे। तो कितने हो गए, 4, 4, और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से ये तो यहाँ पे 2 ATP बनेंगे, सॉरी। और यहाँ के बाद जो मेलिक एसिड जो है अपने पास, यहाँ पे बनेंगे अपने पास 2 NAD प्लस से 2 NADH2। देखो ये जो अपने पास जो एनर्जी प्रोफाइल है, इसके थ्रू जो नेट अपने पास ATP बनेंगे वो बनेंगे 2 ATP, ठीक है। छह NADH2, ठीक। 2 अपने पास बनेंगे FADH2, और अपने पास यहां पे बनेंगे 2 CO2 के मॉलिक्यूल प्लस H2, ठीक है। तो ये देखो जो अपने पास यहां पे 6 NADH2 मैंने लिखा है और 2 FADH2 लिखा है। इस बात को आप समझना, जब एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से अपने पास कितने पायरुवेट बनेंगे, 2, और एक पायरुवेट का जब क्रेब्स साइकिल में लिंक रिएक्शन के थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, उसके बाद अपने पास बनेगा क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम का साइकिल चलेगा, क्रेब्स साइकिल, उसके थ्रू अपने पास 3 NADH2, 1 FADH2 और 1 GTP का निर्माण होता है, ठीक है। तो जो 3 NADH2 और 1 FADH2 या 1 ATP बोलो या GTP, इसका फॉर्मेशन होगा प्लस, सॉरी, ये तो हो गया एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से, ठीक है। एक एसिटाइल कोएंजाइम से अपने पास बनेगा 1 GTP या ATP, 3 NADH2 और 1 FADH2। तो जो अपने पास ग्लूकोज से 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बने थे, तो एक पायरुवेट से 1 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, तो 2 पायरुवेट से अपने पास 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे। इसलिए जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उससे क्रेब्स साइकिल कितने बार चलेगा, 2 बार, क्योंकि अपने पास यहाँ पे 2 एसिटाइल कोएंजाइम है जो किससे बनते हैं, 2 पायरुवेट से। तो यहाँ पे अपने पास जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा और अपने पास 1 ATP की जगह 2 ATP, 3 NADH2 की जगह 6 NADH2 और 2 FADH2 कुल या नेट ग्लूकोज से अपने को प्राप्त होते हैं। तो ये तो था अपने पास क्रेब्स साइकिल। अब देखो आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, ETS के बारे में। ETS जिसकी फुल फॉर्म होगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसकी जो मैं आपको सिंपल सी भाषा में इसको समझाऊं या आपको बताऊं तो इसकी डेफिनेशन ये होगी कि जो अपने पास डायरेक्ट ATP बने थे उनका तो अपन यूटिलाइजेशन डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन जो NADH की फॉर्म में अपने को एनर्जी प्राप्त हुई थी उसको ATP में चेंज करने का काम कौन करेगा, ETS।
ईटीएस का काम ही यही है कि जो अपने पास NADH2 बने हैं उनको एटीपी में चेंज करने का काम किसका है? ईटीएस का। तभी तो हम बात करते हैं जैसे एक NADH से 3 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एक FADH2 से कितने एटीपी का फॉर्मेशन होगा? 2 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। वो कहाँ से होगा? वो अपने पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से अपने पास यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होगा। किससे? NADH2 से और FADH2 से। दोस्तों अब अपन देखेंगे कि जो अपने पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा ये क्या करेगा? ये NADH2 को चेंज करेगा एटीपी में। अब जो एटीपी है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू कैसे बनेंगे? इसके लिए अपन थोड़ा सा बेसिक सी चीजें देखेंगे। पहले बेसिक सी चीजें कौन सी है? थोड़ी बहुत अपन को सेल के बारे में इसको पढ़ने से पहले नॉलेज होनी चाहिए कि सेल क्या, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है वो कैसे क्रिएट होगा। देखो मान लो ये कोई सेल है, ठीक है। सेल का जो बाहर का जो आयंस का ग्रेडियंट है और जो अंदर का जो ग्रेडियंट है ये किस बात पर डिपेंड करेगा? ये करेगा सेल के अंदर और बाहर के चार्ज के बेसिस पे। देखो जो सेल का अंदर का जो एनवायरमेंट है वो नेगेटिवली होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, और बाहर जो है वो पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये किस बात पे डिपेंड करेंगे? ये डिपेंड करेंगे कि सेल के अंदर और बाहर कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। जैसे बात करूं मैं तो जो Na+ है, Cl-, अंदर की बात करूं तो Mg+। Mg+ सेल के अंदर ज्यादा प्रेजेंट होगा, बाहर कम होगा। Na+ सेल के बाहर ज्यादा प्रेजेंट होगा, बाकी अंदर कम होगा। तो इस बेसिस पे सेल में एक ग्रेडियंट बनता है। इस ग्रेडियंट को अपन समझेंगे किस बात से कि सेल के अंदर और बाहर चार्ज में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा सेल का ग्रेडियंट उतना ही अच्छा बनेगा, और इस ग्रेडियंट के आधार पर ही ईटीएस में एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये तो थी प्रोटॉन ग्रेडियंट की बात। एक बात और आपको समझनी होगी कि जो ईटीएस है वो कहां पे चलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। इनर मेम्ब्रेन में ईटीएस चलता है तो ग्रेडियंट बनेगा कहां पे? ग्रेडियंट बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स और साइटोप्लाज्म। और ईटीएस कंप्लीट होता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन ईटीएस के बारे में। देखो एक चीज और है अपने पास, जो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन के थ्रू अपने पास NADH बने हैं, और ये जो NADH है ये माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे एंटर करेंगे? इसके लिए अपने पास एक सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसको बोलेंगे अपन शटल सिस्टम। दो टाइप के शटल सिस्टम अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। एक तो होता है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम, एक होता है मेलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम। इन सिस्टम्स के थ्रू NADH2 को और FADH2 को, मेलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम के थ्रू NADH2 को और ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम के थ्रू FADH2 को इनडायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करवाएंगे। और जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेंगे तो ईटीएस के थ्रू
अपन इनसे एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे और इसी के बारे में अपन डिटेल से देखने वाले हैं। जो शटल सिस्टम है ये आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, पहले अपन पढ़ेंगे ईटीएस के बारे में। तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कि जो एटीपी बन रहा है NADH2 और FADH2 से, वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेंगे किसके थ्रू? शटल सिस्टम के थ्रू। अब अपन ईटीएस के बारे में बात करें तो ईटीएस के लिए मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा। देखो, सॉरी, देखो इस स्लाइड के थ्रू अपन समझेंगे ये आप स्लाइड से, इस स्लाइड को आप एक बार ध्यान से देखना। इस स्लाइड के थ्रू अपन ईटीएस को समझने वाले हैं, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा डिटेल से कि ईटीएस सिस्टम चलता कैसे। एक बार आपको इसको देखना है कि ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखो, जो ईटीएस चलता है वो चलता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। ये चलता है कहां पे? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। आप इसको ऐसे समझना, ये जो मेम्ब्रेन है ये माइटोकॉन्ड्रिया का, जैसे ये को माइटोकॉन्ड्रिया है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इनर में माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन वाला कौन सा पार्ट हो गया? ये वाला। और मैट्रिक्स ये हो गया। और जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है वो ये वाला हो गया, ठीक है। इस बात को समझना आप, उस हिसाब से इसको देखेंगे अपन। इसमें होता क्या है, जैसे मैट्रिक्स में अपने पास शटल सिस्टम के थ्रू NADH अंदर आ गए, या बात करें FADH2 अंदर आ गए, उसके बाद क्या होगा? NADH कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ये वाला क्या है? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। ये हो गया कॉम्प्लेक्स थर्ड, ये होगा अपने पास कॉम्प्लेक्स सेकंड, ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ, ये कॉम्प्लेक्स, इसको 5 भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स 5, लेकिन कहीं आपको ये देखने को मिलता है, कहीं देखने को नहीं मिलता। तो इससे आगे मैं बात करूंगा कि जो अपने पास कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है इसका नाम है NADH डिहाइड्रोजनेज, और इस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? NAD प्लस का डिहाइड्रोजनेशन होगा, और यहाँ पे अपने पास NADH चेंज हो जाएगा किसमें? NAD प्लस में। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पे अपन ने NADH को तोड़ा है इसलिए एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी का यूज करके 4 H प्लस के मोलिक्यूल कहाँ पे आ जाएंगे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, इस वाले पार्ट में,
ठीक है, 4 H+ अपने पास आ गए इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, और जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो जाएंगे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के FMN और FES के पास, और FES से इलेक्ट्रॉन जाएंगे यूबिक्विनोन के पास। देखो, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड और कॉम्प्लेक्स थर्ड, इन तीनों को कनेक्ट करने का काम कौन करेगा? इन तीनों के बीच में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा? यूबिक्विनोन। और कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ के बीच में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा साइटोक्रोम C। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना आप। तो यूबिक्विनोन के थ्रू FMN और FES से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो यूबिक्विनोन किसको भेजेगा? कॉम्प्लेक्स थर्ड को, जिसका नाम है साइटोक्रोम BC1। वहां पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम B, FES और साइटोक्रोम C1 के पास। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू एनर्जी, जो यहां पे इनके पास जो एनर्जी थी इस कॉम्प्लेक्स के पास, उस एनर्जी का यूज करके यहां पे 4 H+ और अपने पास कहां जाएंगे? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। और जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है उसमें दिख रहा होगा आपको, यहां पे H+ इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में नहीं जाता। इसका रीजन ये क्या है? क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है, पर्याप्त एनर्जी नहीं है जिससे कि ये 4 H+ मॉलिक्यूल को या H+ को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भेज सके। देखो, आज समझना इसको, मैट्रिक्स और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ये ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है। प्लस वाले मॉलिक्यूल कहां जा रहे हैं? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, और प्लस वाले रिलीज होंगे तो मैट्रिक्स के अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज मैट्रिक्स से निकलेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ेगा मैट्रिक्स में, और पॉजिटिव कहाँ बढ़ेगा? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो इनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, और हमने बात करी थी अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो ग्रेडियंट ज्यादा बनेगा, और ग्रेडियंट पर ही ATP का फॉर्मेशन बेस्ड होता है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे साइटोक्रोम B, FES और साइटोक्रोम C1, यहां से इलेक्ट्रॉन फिर जाएंगे किसके पास? कॉम्प्लेक्स फोर्थ के पास। कॉम्प्लेक्स फोर्थ के पास जाने के बाद यहां पे कॉपर आयन होता है। ठीक है, कॉपर आयन होता है। इसके अलावा A और A3, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3, ये टाइप्स है किसके? साइटोक्रोम के। इन दोनों से गुजरने के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा फाइनल किसके पास? कॉपर B के पास। और कॉपर B के पास जाने के बाद इस स्टेप को आप रट लेना कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन में उसमें लास्ट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो होता है O2, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में O2 की जगह आपको कोई भी मिल सकता है, जैसे सल्फर मिल जाएगा, नाइट्रोजन मिल जाएगा। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2 H+ के मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करके और H2O का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगी, और फाइनल यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा वो कौन सा होगा? ऑक्सीजन। और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? H2O का। ठीक है, अब देखो, अपन ने पहला काम क्या किया? अपन ने पहला काम किया ग्रेडियंट बनाने का। ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, अभी ATP नहीं बना अपने पास। ठीक है, अभी तक अपन ने ग्रेडियंट बनाया है किसके बीच में? मैट्रिक्स और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। इनमें डिफरेंस किया वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, और जितना ज्यादा ये डिफरेंस होगा ATP का फॉर्मेशन उतना ही अपने पास ज्यादा होगा। ठीक है, एक चीज और आप ध्यान रखना कि जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है, सेकंड कॉम्प्लेक्स सेकंड जिसको बोलेंगे सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, वो सक्सिनेट को फ्यूमेरेट में चेंज करेंगे, और यहाँ पे FADH2 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब FADH2 टूटेगा, देखो यहाँ पे लिख लो आप, जब FADH2 NADH की तरह टूटेगा FAD+ में, तो इससे इतनी पर्याप्त एनर्जी नहीं निकल पाएगी जिससे कि ये H+ को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भेज सके या ग्रेडियंट बना सके, इसलिए यहां से H+ रिलीज नहीं होगा। ठीक है, ये स्टेप याद रख लिया आपने, क्योंकि
अक्सर पूछ लेता है कि जो FeDH2 है उसमें कौन कौन से कॉम्प्लेक्स काम आते हैं। तो आप ध्यान रखना, इसमें FeDH2 में कॉम्प्लेक्स सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। और NaDH2 के लिए कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। इसके थ्रू अपने पास यहाँ पे ग्रेडियंट बन गया, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के थ्रू। ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद, ये ग्रेडियंट बनने के बाद, अब ये जो H+ की कंसंट्रेशन है वो यहां पे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और यहां पे कंसंट्रेशन लो है और यहां पे हाई। अब इसके बाद क्या होगा, अपने पास यहां पे आपने सुना होगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में इस तरह की एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है। आपने ये दिख रहा होगा आपको, जिसमें मैट्रिक्स की तरफ जो पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा, देखो यहां पे देखो आप इसको, ये वाला जो पार्ट होगा इसको बोलेंगे अपन F1 और इसको बोलेंगे अपन F0। ये हो गया F1, ये हो गया F0। F1 किसका काम करेगा, ATP सिंथेज एंजाइम का, ठीक है। F1 वाला पार्ट जो है वो किसका काम करेगा, ATP सिंथेज एंजाइम का काम करेगा। अब इसके थ्रू क्या होगा, जो H+ अपने पास इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में बने थे उनका डिफ्यूजन होगा। उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से वो किसकी तरफ जाएंगे, मैट्रिक्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहां पे इनकी कंसंट्रेशन कम थी। तो यहां पे आपने को देखने को मिलेगा सिंपल डिफ्यूजन। इसमें आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पहले अपने पास ग्रेडियंट बनाने के लिए क्या थी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि जहां H+ ज्यादा थे, ठीक है, वहां से इनको पंप करके कहां भेज रहे थे अपन, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। लेकिन जो यहां पे अपन ATP बनाएंगे उसमें क्या होगा, H+ का डिफ्यूजन होगा और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के थ्रू यहां ये किसके पास जाएंगे, F0 F1 कॉम्प्लेक्स के पास, या इसको अपन बोलते हैं क्रिस्टी, ठीक है। ये प्रोटॉन जाएंगे किसके पास, F1 ATPase सिंथेज के पास। और इस H+ के पास जो एनर्जी होती है उसका यूटिलाइजेशन कौन करेगा, ATP सिंथेज। और इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट किसको किस में चेंज करेंगे, ATP में। देखो बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, और बॉन्ड जब टूटता है तो अपने को एनर्जी प्राप्त होती है। तो यहाँ अपन बॉन्ड बनाने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए अपने को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और ये एनर्जी किससे मिलेगी, प्रोटॉन से। और प्रोटॉन कहाँ से आएंगे, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से जो इलेक्ट्रॉन आए हैं वो अपन ने ग्रेडियंट के थ्रू वहां पे भेजा था ग्रेडियंट बनाने के लिए, इसलिए डिफ्यूजन के थ्रू F1 ATP सिंथेज एंजाइम के पास जाएंगे और इसका यूटिलाइजेशन करके ये एंजाइम क्या करेगा, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को किस में चेंज करेगा, ATP में। और इस प्रकार अपने पास यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होगा। उम्मीद करता हूं आपको ETS समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे अभी बता सकते हो, ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। देखो एक बार फिर से देख लो आप। सबसे पहला काम है ETS में ग्रेडियंट बनाना। और ग्रेडियंट कैसे बनाएंगे अपन, H+ को भेजेंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, जिससे कि मैट्रिक्स में माइनस चार्ज बढ़ सके और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्लस चार्ज बढ़ सके। और जब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में H+ की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी, अच्छा खासा ग्रेडियंट अपने पास बन जाता है। कॉम्प्लेक्स फोर्थ के तक आने तक, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ के तक आने तक अपने पास ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। उस ग्रेडियंट के थ्रू जो H+ इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में गए थे वो डिफ्यूजन के थ्रू कहाँ आएंगे, इनर मेम्ब्रेन के पास। और जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन थी वहां पे जो अपने पास F1 ATPase सिंथेज एंजाइम है, उस एंजाइम के थ्रू जो H+ के पास एनर्जी थी उसका यूटिलाइजेशन करके
इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एडीपी किस में चेंज होंगे? एटीपी में। तो ये थी अपने बात की सिंपल सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। और यहाँ अपने पास कितने एटीपी प्राप्त होते हैं? जितने कि अपने को NADH2 अपने पास एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कंज्यूम हुए थे, वो सारे के सारे यहाँ पे एटीपी में चेंज हो जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आगे कल हम बात करेंगे, कुछ टॉपिक्स रह गए थे जैसे अपने फोटोसिंथेसिस में या रेस्पिरेशन में, उनके बारे में अपन डिटेल से देखने वाले हैं। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो या कोई भी आपको कहीं भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर में दूं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।